आज हम जानेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होती क्या है? चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद में हम आगे आपको बताते जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता क्या होती है। तो देखिए जो स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता एक शब्द लिबर्टी शब्द से बना है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले उसकी परिभाषा जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसको कार्य करने की छूट होती है और वह बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के अपने कार्य को संपन्न कर पाता है। अच्छा, जो स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति की प्राथमिक इच्छा होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक वह अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करेगा, तो ये भी गलत है। तो इसको हम आगे समझते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार है। व्यक्ति जीवन से स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है एक सीमित क्षेत्र तक कि उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। एक निश्चित स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। चलिए इसको आगे देखिए। स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब हम जानते हैं सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। जो सकारात्मक पक्ष होता है वह होता है कि जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन इतनी नहीं कि दूसरे के ऊपर अत्याचार हो जाए जिससे। इसलिए एक निश्चित क्षेत्र तक व्यक्ति को स्वतंत्रता देना ही सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। अर्थात ऐसी स्वतंत्रता जिससे केवल उस व्यक्ति का विकास हो सके जिसको स्वतंत्रता दी जा रही है, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को उससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, वह सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। तथा ऐसी स्वतंत्रता जिससे दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचती है वह नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। जो स्वतंत्रता होती है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा तो वह किसी को नहीं सुनेगा, तो ऐसे में वह अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य करेगा जिससे दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तथा ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती हो उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जो स्वतंत्रता के विभिन्न रूप है। तो पहले सात है। तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता हमें 7 प्रकार से दी गई है। अब हालांकि 6 प्रकार से कर दी होगी, अनुच्छेद में 6 प्रकार से कर दी है। 6 स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है इस समय वर्तमान में, लेकिन पहले 7 प्रकार से हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक स्वतंत्रता। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो प्राथमिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता है जो व्यक्ति के लिए प्राथमिक होती है, जो व्यक्ति को जन्म से ही चाहिए होती है। यदि वह स्वतंत्रता व्यक्ति को ना दी जाए तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है, उसे ही प्राथमिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे खाने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार खाना खाने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। यदि ऐसी स्वतंत्रता ना हुई तो प्राथमिक स्वतंत्रता का हनन हो जाता है और प्राथमिक स्वतंत्रता व्यक्ति की मुख्य स्वतंत्रता होती है। इसके बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि प्राथमिक स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी तब तक और स्वतंत्रता हम उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को प्राथमिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अभी है, हम पढ़ते हैं सेकंड है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसी स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह का व्यवहार करने, दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जहाँ तक कि उसको दूसरे व्यक्ति को हानि न पहुँचे। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी यह आता है कि वह अपना इच्छा अनुसार खाना खाने, भोजन अपने अनुसार इच्छा अनुसार आवास बनाने, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने आदि के बारे में इस स्वतंत्रता में भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी आता है।
अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूर दी जानी चाहिए, जिससे वह अब समाज में रह करके अपना विकास कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली स्वतंत्रता आती है वह है नागरिक स्वतंत्रता। तो चलिए नागरिक स्वतंत्रता को समझते हैं। देखिए, नागरिक स्वतंत्रता एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी होती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक होता है और नागरिक के लिए मुख्य कार्य होता है कि एक राज्य उस व्यक्ति, उस नागरिक की हमेशा सभी कार्यों में रक्षा करे और उसको स्वतंत्रता प्रदान करे। अब यदि नागरिक स्वतंत्रता खत्म कर दी जाएगी तो वह व्यक्ति एक राज्य में रह करके असंतुष्ट रहेगा और अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएगा। अब नागरिक स्वतंत्रता में जैसे एक व्यक्ति को यदि कोई दूसरा राज्य उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है तो जिस राज्य का वह नागरिक है उस राज्य को उसकी रक्षा करनी चाहिए और बाहरी राज्य के हस्तक्षेप से उसको बचाना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता का हनन होने से बचाना चाहिए। इसे ही नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। एक राजनीतिक स्वतंत्रता, इसके बाद आती है आर्थिक स्वतंत्रता, इसके बाद आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और इसके बाद आती है नैतिक स्वतंत्रता। आइए इन चारों को एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है राजनीतिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता जरूर दी जानी चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए, यानी मत देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में सर्वसम्मति के पद को ग्रहण करना चाहता है तो उसे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई तो जो विशेष लोग होते हैं उनको वे लोग उन छोटे लोगों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए सभी को समान भाव से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और मत देना चाहिए। मत देने के लिए, सर्वसम्मति ग्रहण करने के लिए, हाँ, और किसी भी प्रकार का विरोध करने के लिए भी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि जब उसकी अधिकारों का हनन होगा तो यदि उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई कि वह अपने अधिकारों का हनन होने से बचाने के लिए उन पार्टी का विरोध कर सकता है, तब तक वह किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद जो स्वतंत्रता आती है वह है आर्थिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को आवास देना चाहिए, आवास में रहने के लिए स्थान देना चाहिए, सभी को समान भाव से स्वतंत्र कर देना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार को किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से हानि न पहुँचे। और आर्थिक स्वतंत्रता में सभी को आर्थिक स्तर को अच्छा रखना चाहिए, एक राज्य का यह कर्तव्य होता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी राज्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि एक राज्य भी देश कहलाता है, एक राज्य ही देश कहलाता है। जैसे भारत में तो हम राज्य अलग कहते हैं, देश अलग कहते हैं, लेकिन जो अन्य देश है उनमें जो राज्य है वही देश कहलाता है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है वह मानव के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि राष्ट्र के बिना स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। यदि एक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा तो एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के स्वतंत्र होने से पहले एक राष्ट्र को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता को ही उस व्यक्ति को प्रदान कर देनी चाहिए जो उसका नागरिक है। इसके बाद आती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता में हम कुछ जानते हैं, जैसे सत्य बोलना, प्राणी जीव के प्रति दया रखना और हमेशा बड़ों का आदर करना, ऐसी बातें नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, जो हमें सामान्यतः प्रकृति से प्राप्त होती है। इनमें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं होता, कानूनी दंड इसमें नहीं होता है, क्योंकि कानून इसको प्रदान नहीं करता है। यह केवल और केवल प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होती है, जिसका हम स्वेच्छा से पालन करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, जस्ट लाइक एंड शेयर प्लीज़।